जरा एक ऐसे परिदृश्य की कल्पना कीजिए जहां एक इंसान महीने का कोई 2 लाख रुपए कमाता है। एक काफी अच्छी रकम है। बिल्कुल। वो बेहतरीन कपड़े पहनता है, शहर के सबसे पॉश इलाके में रहता है, और वहीं दूसरी तरफ एक ऐसा इंसान है जो महीने का सिर्फ 40,000 कमाता है। मतलब एक बहुत ही साधारण सी जिंदगी जीने वाला इंसान। सही कहा। लेकिन अगर हम आज के हमारे जो रिसर्च नोट्स हैं उनका गणित देखें ना, तो वो 2 लाख कमाने वाला इंसान आर्थिक रूप से बैंकरप्ट होने के कहीं ज्यादा करीब है। बजाय उस 40,000 कमाने वाले के। बिल्कुल। और ये सुनने में एकदम उल्टा लगता है ना। हाँ, आम इंसान को तो ये बिल्कुल समझ नहीं आएगा। तो आज की इस गहन चर्चा में हम ठीक इसी गणित को डिकोड करने वाले हैं। और मैं स्पष्ट कर दूं, आज बात किसी जादुई रहस्य की नहीं होगी। हाँ, कोई रातों रात अमीर बनने की स्कीम नहीं है ये। एकदम। हम उस असल मानसिकता और नियमों पर बात करेंगे जो अमीर लोगों को बाकी दुनिया से अलग बनाते हैं। तो चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। बिल्कुल। और इस पूरे भ्रम की शुरुआत ना उस एक शब्द से होती है जिसके पीछे पूरी दुनिया भाग रही है। इनकम या आमदनी। सैलरी। हाँ, हमारा पूरा समाज मतलब हमारी पूरी शिक्षा व्यवस्था इसी एक पैमाने पर टिकी है कि महीने के अंत में खाते में कितनी बड़ी रकम आ रही है। सही बात है। लेकिन हमारे पास जो आज के नोट्स हैं, जो कि रिच डैड पुअर डैड जैसे सिद्धांतों का गहराई से विश्लेषण करते हैं, वे बताते हैं कि असली खिलाड़ी इनकम के पीछे भागते ही नहीं है। तो वो भागते किसके पीछे हैं? वो वेल्थ यानी संपत्ति के पीछे भागते हैं। और इन दोनों के बीच का जो फर्क है ना, वही सारी आर्थिक सफलताओं की नींव है। मैं इसे अगर सीधे शब्दों में कहूँ तो इनकम वो पैसा है जो हमें मेहनत के बदले मिलता है। मतलब काम किया तो पैसा आया। और काम बंद तो पैसा बंद। बिल्कुल। लेकिन वेल्थ वो सिस्टम है जहां पैसा खुद काम करके और पैसा बनाता है। नोट्स में साफ लिखा है कि ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ सैलरी के पीछे भागने में निकाल देते हैं। हाँ, जबकि असली खेल ये है ही नहीं। असली खेल तो इस बात का है कि उस सैलरी का इस्तेमाल किस चीज को खरीदने में किया जा रहा है। और यहीं से हमारी चर्चा का वो सबसे बड़ा सच सामने आता है। एसेट यानी संपत्ति बनाम लायबिलिटी यानी दायित्व। यहाँ सबसे आकर्षक बात यह है कि अक्सर जो बहुत पढ़े लिखे और बुद्धिमान लोग होते हैं ना, वो भी इस जाल में फंस जाते हैं। कैसे? मतलब वो तो समझदार होते हैं। वो सोचते हैं कि अगर कोई चीज ईएमआई पर मिल रही है और वो उस ईएमआई को हर महीने चुका सकते हैं, तो वो उस चीज को अफोर्ड कर सकते हैं। अरे हाँ, ये तो बहुत आम सोच है ना? लेकिन अमीर माइंडसेट वाले लोग पैसा खर्च करने से पहले खुद से सिर्फ एक सीधा सा सवाल पूछते हैं। और वो सवाल क्या है? क्या ये चीज मुझे पैसा कमा कर देगी या सिर्फ मेरा पैसा खाएगी? बहुत खूब। इस पॉइंट पर हमारे सोर्स में कार खरीदने का एक बहुत ही सटीक उदाहरण है। हाँ, वो ईएमआई वाला। बिल्कुल। जब कोई इंसान ईएमआई पर एक नई चमचमाती लग्जरी कार खरीदता है तो पूरा समाज उसे उसकी सफलता का प्रतीक मानता है। लोग कहते हैं कि अरे वाह, तरक्की कर ली। सही कहा। लेकिन पर्दे के पीछे का जो गणित है वो कुछ और ही कहानी सुना रहा होता है। वो कार सिर्फ ईएमआई नहीं मांगती, उसका मेंटेनेंस भी तो है। मेंटेनेंस है, पेट्रोल है, बीमा है, और सबसे बड़ी बात, हर गुजरते साल के साथ उसकी कीमत तेजी से गिर रही है, जिसे हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। बिल्कुल। वो एक ऐसा दायित्व है जो लगातार एक वैक्यूम क्लीनर की तरह आपकी जेब से पैसा खींच रहा है। एकदम सही। और इसके विपरीत रेंटल प्रॉपर्टी जैसी चीज एक एसेट है जो हर महीने किराया देती है। हाँ, अमीर लोग पहले एसेट खरीदते हैं, और ऐसा नहीं है कि वो अपनी छांव को मारते हैं या लग्जरी गाड़ियां नहीं चलाते। ये बहुत जरूरी पॉइंट है। हाँ, वो बस अपने खर्चों को फिनांस करने का सिस्टम बदल देते हैं। वो पहले एसेट बनाते हैं और फिर उस एसेट से होने वाली कमाई से अपने शौक पूरे करते हैं। मुझे ना यहाँ एक तुलना याद आ रही है। मैं इसे ऐसे देखता हूँ, इनकम एक बाल्टी की तरह है जिसमें छेद है। बहुत दिलचस्प। मतलब आपको इसे बार बार पानी से भरना पड़ता है। लेकिन एसेट एक पाइपलाइन बनाने जैसा है। बिल्कुल, जहां पानी लगातार आता रहता है। लेकिन मेरे दिमाग में यहाँ एक सवाल आ रहा है। हाँ, पूछिए। क्या कार खरीदना हमेशा एक लायबिलिटी ही होता है या इसे किसी तरह एसेट में बदला जा सकता है? बहुत ही बढ़िया सवाल है, और ये हमें वस्तुओं की नहीं बल्कि सिस्टम की समझ देता है। मतलब कोई भी चीज जन्म से संपत्ति या दायित्व नहीं होती, उसका उपयोग ये तय करता है।
अगर कोई व्यक्ति वही कार खरीदता है और उसे किसी टैक्सी सर्विस में लगा देता है, ओहो, समझ गया। हाँ, या किराए पर चलाता है, और महीने के अंत में ईएमआई, ड्राइवर की सैलरी और मेंटेनेंस निकालने के बाद भी अगर वो कार उसे 5,000 रुपए का शुद्ध मुनाफा दे रही है, तो वो कार अब एक लायबिलिटी नहीं रही। बिल्कुल नहीं, वो अब एक एसेट बन चुकी है। क्या बात है, नियम बहुत सीधा है। जो जेब में पैसा डाले वो एसेट, जो निकाले वो लायबिलिटी। एकदम सही। और जब इस तरह के एसेट्स बन जाते हैं तो अगला कदम होता है खुद को काम से मुक्त करना, क्योंकि हमारे नोट साफ कहते हैं कि एसेट्स का सीधा संबंध समय की आजादी से है। और अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो ये स्पष्ट होता है कि अमीर लोग सिर्फ काम नहीं करते, वे सिस्टम बनाते हैं। जैसे कि YouTube चैनल हो गया, या ऑनलाइन बिजनेस, हाँ, या किराए की आय, या शेयर बाजार से आने वाला डिविडेंड। ये वो पैसा है जो इंसान के सोते हुए भी आता रहता है, जिसे हम पैसिव इनकम कहते हैं। और यहाँ समय की कीमत का एक बहुत गहरा सिद्धांत है। बिल्कुल, अमीर लोग समय को पैसे से ज्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी के समय की कीमत 500 रुपए प्रति घंटा है। ठीक है। अब कोई छोटा मोटा काम है जिसे करने में 1 घंटा लगेगा, वो इंसान चाहे तो खुद कर ले या किसी को 200 रुपए देकर करवा ले। आम इंसान तो यही सोचेगा कि अरे मैं 200 रुपए क्यों बर्बाद करूं, खुद ही कर लेता हूं, है ना? लेकिन अमीर सोच वाला इंसान तुरंत वो काम आउटसोर्स कर देगा, क्योंकि वो जानता है कि उसने 200 रुपए खर्च करके अपना 500 रुपए वाला 1 घंटा बचा लिया है। बिल्कुल, और उस घंटे में वो कोई हाई वैल्यू काम कर सकता है। वे पैसे देकर समय खरीदते हैं। लेकिन मैं यहाँ थोड़ा सा विरोध करना चाहूंगा। हाँ, बताइए। ये सुनना तो बहुत अच्छा लगता है कि हम 200 रुपए देके काम आउटसोर्स कर दें, लेकिन उस इंसान का क्या जिसके पास शुरुआत में वो 200 रुपए भी नहीं है? मतलब वो तो अभी शुरू ही कर रहा है। ये बहुत ही व्यवहारिक सवाल है। देखिए, हर किसी की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पैसा कम और समय ज्यादा होता है। सच है। शुरुआत में तो उसे अपना समय ही देना पड़ेगा, लेकिन असली फर्क तब आता है जब वो थोड़ा पैसा कमा लेता है। मतलब उस कमाए हुए पैसे का वो करता क्या है? बिल्कुल, आम इंसान उस पैसे से तुरंत नया फोन या कपड़े ले लेगा, लेकिन सही मानसिकता वाला इंसान उस पैसे को बचाकर अपना समय वापस खरीदना शुरू करेगा। अरे वाह, मतलब पहले समय देकर पैसा कमाओ, फिर उसी पैसे से दूसरों का समय खरीदकर खुद को मुक्त कर लो। एकदम सही। और जब ये पैसिव इनकम का सिस्टम चलने लगता है तो खेल के नए नियम सामने आते हैं। और यही एंट्री होती है सिस्टम के सबसे बड़े खिलाड़ी की, टैक्स और रिस्क। हाँ, जहाँ सबसे ज्यादा गलतफहमियां होती हैं। यहाँ एक बात बहुत ही दिलचस्प हो जाती है। हमारे स्कूलों या कॉलेजों में हमें इतिहास, भूगोल सब पढ़ा दिया जाता है, लेकिन टैक्स प्लानिंग या कैलकुलेटेड रिस्क लेना कभी नहीं सिखाया जाता। ये हमारी शिक्षा प्रणाली की बहुत बड़ी खामी है। हमारे नोट्स में एक बहुत ही स्पष्ट बात लिखी है कि अमीर लोग सिस्टम को तोड़ते नहीं हैं। वो सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल, वो टैक्स की चोरी नहीं करते, वो टैक्स की प्लानिंग करते हैं। इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण एक सैलरी वाले और एक बिजनेस वाले इंसान के बीच का फर्क है। हाँ, जरा इसे समझाइए। जब एक सैलरी वाला व्यक्ति पैसा कमाता है तो सबसे पहले उसका टैक्स कटता है, टीडीएस के रूप में। हाथ में पैसा आने से पहले ही। बिल्कुल। और फिर बचे हुए पैसे से वो अपना खर्च चलाता है। लेकिन बिजनेस वाले के लिए ये एकदम उल्टा है। हाँ, क्योंकि बिजनेस पहले पैसा कमाता है, फिर अपने खर्चे निकालता है, जैसे ऑफिस का किराया, ट्रैवल, इंटरनेट, और अंत में जो प्रॉफिट बचता है सिर्फ उस पर टैक्स देता है। और ये कोई बेईमानी नहीं है। सरकार खुद चाहती है कि लोग बिजनेस करें, नौकरियां पैदा करें। इसीलिए सरकारों ने टैक्स में छूट देकर प्रोत्साहित करती है। बिल्कुल। और अब आते हैं उस दूसरे डरावने शब्द पर, रिस्क। ओहो, मध्यम वर्ग का सबसे बड़ा डर। हाँ यार, लोग रिस्क से इतना डरते हैं क्योंकि उनके पास ज्ञान और बैकअप नहीं होता। रिस्क का मतलब जुआ खेलना नहीं होता। ज्ञान और तैयारी रिस्क को कम कर देते हैं। सोर्स में इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है, क्रिप्टो का। बताइए। अगर कोई बिना किसी ज्ञान के बस किसी से सुनकर अपना सारा पैसा क्रिप्टो में डाल दे तो वो नुकसान है, वो जुआ है, एकदम शुद्ध जुआ। लेकिन अगर कोई मार्केट को सीखकर, तकनीक को समझकर धीरे धीरे इन्वेस्ट करे तो वो कैलकुलेटेड रिस्क है। और अमीर लोग यही कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं। सही कहा। लेकिन कैलकुलेटेड रिस्क लेने और सही फैसले करने के लिए एक चीज बहुत जरूरी है, सही माहौल। ओहो, ये तो सबसे जरूरी हिस्सा है। आपका नेटवर्क ही आपकी नेटवर्थ है। बिना सही माहौल के पुरानी आदतों में वापस लौटना बहुत आसान है ना? बिल्कुल। इससे एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठता है कि हम अपना खाली समय किसके साथ बिता रहे हैं। अगर दोस्तों के साथ बैठकर बस जॉब की बुराई या खर्चों की चर्चा हो रही है
तो माइंडसेट भी वैसा ही बन जाएगा। और वहीं अगर बिजनेस करने वालों के साथ बैठेंगे तो अवसरों पर नजर जाएगी। इसीलिए अमीर लोग सेमिनार्स और इवेंट्स में जाते हैं। और वो ज्ञान पर पैसा खर्च करने से डरते नहीं है। हाँ, एक आम इंसान 2000 रुपए के कोर्स को महंगा मानता है। वो सोचता है कि यार 2000 रुपए बच गए। लेकिन अमीर सोच वाला इंसान देखता है कि इस 2000 के कोर्स से मैं भविष्य में 2 लाख कैसे कमा सकता हूँ। ये बहुत बड़ा फर्क है। और इसी से जुड़ा एक और कॉन्सेप्ट है हमारे नोट्स में, उपभोग बनाम निर्माण, यानी कंजम्पशन वर्सेस क्रिएशन। ये बहुत गहरा विषय है। आम लोग क्या करते हैं, अपना खाली समय नेटफ्लिक्स देखने में या सोशल मीडिया चलाने में निकाल देते हैं। मतलब वो सिर्फ कंज्यूमर बने रहते हैं। हाँ, लेकिन अमीर लोग कंटेंट, प्रोडक्ट या बिजनेस बनाते हैं, वो क्रिएटर होते हैं। इस पर मुझे एक ओरिजिनल तुलना याद आ रही है। कैसी तुलना? ये किसी रेस्टोरेंट में ग्राहक होने और शेफ होने के बीच का फर्क है। अरे वाह, है ना? हाँ। ग्राहक उस अनुभव के लिए पैसे देता है, लेकिन जो शेफ है वो उसी अनुभव को बनाकर पैसे कमाता है। बहुत ही शानदार बात कही आपने। जानकारी को सिर्फ ग्रहण करना या कंज्यूम करना काफी नहीं है, उसे लागू करके कुछ बनाना जरूरी है। बिल्कुल। तो अब जब हमने ये सारे सिद्धांत समझ लिए हैं, तो सवाल ये है कि इन्हें लागू कैसे किया जाए और इसमें कितना समय लगेगा, क्योंकि लोग अक्सर जल्दी अमीर बनने के पीछे भागते हैं। हाँ, और यही वो सबसे बड़ी गलती करते हैं। हमारे सोर्स का सबसे अहम हिस्सा है लंबी अवधि की सोच, लॉन्ग टर्म थिंकिंग। अमीर जल्दी अमीर बनने के भ्रम में नहीं पड़ते, उन्हें कंपाउंड ग्रोथ यानी चक्रवृद्धि का जादू पता होता है। मतलब अगर कोई इंसान हर महीने सिर्फ 10,000 रुपए भी निवेश करें और 10 साल तक लगातार करे, तो वो लाखों की संपत्ति बना सकता है। बिल्कुल। और ये कंपाउंडिंग सिर्फ पैसे पर नहीं, आपकी स्किल्स और नेटवर्क पर भी लागू होती है। लेकिन जब कोई 10 साल बाद सफल हो जाता है, तो लोग क्या कहते हैं? अरे यार, उसकी तो किस्मत अच्छी थी। ये सबसे बड़ा मिथक है जिसे तोड़ना बहुत जरूरी है। अमीर लोग सिर्फ भाग्यशाली नहीं होते। किस्मत का तो एक सीधा सा गणित है, तैयारी प्लस मौका। एकदम सही। मान लीजिए 2 लोगों को एक ही मौका मिलता है, तो सफल कौन होगा? वही जो पहले से तैयार था। बिल्कुल। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को एक रोड मैप में बदलें, तो नोट्स में इसके 6 कदम दिए गए हैं। हाँ, पहला, कोई अच्छी स्किल सीखे। दूसरा, सिर्फ सैलरी पर निर्भर ना रहें, कोई और इनकम सोर्स बनाएं। तीसरा, अपने खर्चों को कंट्रोल करें, मतलब लायबिलिटीज से बचें। चौथा, छोटा ही सही पर निवेश शुरू करें। 5वां कदम, अपना नेटवर्क बनाएं, सही लोगों के साथ रहें। और छठा, सबसे जरूरी, निरंतर रहें, कंसिस्टेंसी बनाए रखें। यही वो फॉर्मूला है जो सफलता की गारंटी है। ये कोई लॉटरी का टिकट नहीं है। तो इस सब का असल मतलब क्या है? मतलब आज हमने क्या सीखा? यही कि इनकम के बजाय वेल्थ पर फोकस करना है, लायबिलिटीज से बचना है, अपना समय और नेटवर्क सही जगह लगाना है, और सिर्फ कंज्यूमर बनने के बजाय एक क्रिएटर बनना है। बिल्कुल। और ये जो 6 स्टेप रोड मैप है, ये किसी के लिए भी एक शुरुआत हो सकता है, चाहे वो स्टूडेंट हो, जॉब करता हो या बिजनेस में हो। क्योंकि ज्ञान तभी काम का है जब उसे लागू किया जाए। एकदम सही बात। तो इस गहन चर्चा को खत्म करने से पहले मैं आप सबके लिए एक गहरा विचार छोड़ना चाहता हूँ। बताइए। अगर किस्मत का मतलब सिर्फ तैयारी का अवसर से मिलना है, और हम मान लें कि आज की ये चर्चा आपकी तैयारी का ही एक हिस्सा थी, तो आपके सामने इस वक्त ऐसा कौन सा अवसर खड़ा है जिसे आप अब तक अपनी पुरानी सैलरी वाली मानसिकता या सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करने की आदत के कारण देख नहीं पा रहे थे? सोचने वाली बात है। बिल्कुल। थोड़ा रुकिए और सोचिए। आज की इस चर्चा में बस इतना ही। जल्द ही मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए सीखते रहिए और अपनी वेल्थ बनाते रहिए। सब्सक्राइब करो और लाइक भी, ताकि मैं मिलता रहूं आपसे और ज्यादा नॉलेज आपसे शेयर कर सकूं।